नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और हम मानव का पाचन तंत्र के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। हमने जो पाचक ग्रंथियां पढ़ ली, लार, ठीक है, लार ग्रंथियां और यकृत। अब है इसमें पढ़ेंगे हम यकृत के प्रमुख कार्य। ये हमने देखा था कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अब यकृत के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें सबसे पहला है पित्तरस का निर्माण। पित्तरस का निर्माण, ठीक है। तो यकृत द्वारा पित्तरस का निर्माण किया जाता है। ठीक है, पित्तरस का निर्माण किया जाता है। पित्तरस क्या होता है, कौन सी प्रकृति होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है पित्तरस। अच्छा, अब पित्तरस में मुख्य रूप से होते हैं क्या है, पित्तरस किससे बनता है? पित्तरस में मुख्य रूप से एक तो होते हैं आपके पित्त लवण, पित्त लवण व पित्त वर्णक होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि पित्त रस बराबर पित्त वर्णक और पित्त लवण, इन दो चीजों से मिलकर क्या बनता है, पित्तरस बनता है। पित्त वर्णक और पित्त लवण, ये आपस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है पित्तरस। और जो पित्तरस कहां पर, किसके द्वारा निर्माण किया जाता है, यकृत के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अब ठीक है, अब यदि हम पित्त लवण की बात करें, भाई अब पित्त वर्णक क्या है और पित्त लवण क्या है, तो पित्त लवण के रूप में एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और आपके कोलेस्ट्रॉल हो गया, ग्लाइकोकोलेट, एक ग्लाइकोकोलेट है ना, ये मिलकर क्या बनाते हैं, आपके पित्त लवण बनाते हैं। ठीक है, और पित्त वर्णक में क्या होते हैं, पित्त वर्णक में दो वर्णक होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन व बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। पित्त जो वर्णक होते हैं, पित्त वर्णक का निर्माण हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। यानी जब हीमोग्लोबिन टूटता है, विखंडित होता है, तब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है ना। तो इस प्रकार ये हीमोग्लोबिन के विखंडन से पित्त वर्णकों का निर्माण होता है। अब ये तो बात हो गई कि भाई पित्त रस में क्या क्या चीज होती है। पित्त रस में पित्त वर्णक होते हैं और क्या होते हैं, पित्त लवण होते हैं। अब इनका काम क्या है, अब पित्त रस क्या करता है, पित्तरस वसा का पाचन व पायशीकरण करता है, वसा का, उसको पचाता है। वसा का पाचन और पायशीकरण करने का काम कौन करता है, पित्तरस करता है। ठीक,
इसके अलावा क्या करता है, अब आपने देखा है कि पित्तरस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है पित्तरस, है ना, क्षारीय प्रकृति का होता है। 7 से ज्यादा यदि जिसकी पीएच होगी वो क्षारीय प्रकृति का होगा, 7 से कम पीएच होगी तो वो क्या होता है, अम्लीय प्रकृति का। तो इसका जो पीएच का मान है पित्तरस का वो 7 से ज्यादा होता है, अर्थात ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, यह भोजन की अम्लता को समाप्त करता है, अम्लता को समाप्त करके उसे क्षारीय बनाता है। यानी जो भोजन ग्रसनी से आया है, मुख गुहिका से आ रहा है जो भोजन, जो कि क्या है, अम्लीय है ना, अम्लीय है, उसमें HCl मिला हुआ है, तो उस भोजन की अम्लता को समाप्त करने के लिए ये पित्तरस जो यकृत है वो स्रावित करते हैं, जिसके कारण अब जो भोजन है जो कि अम्लीय है पहले से, वो अब कैसा हो जाता है, उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है, अब वो क्षारीय हो जाता है। क्षारीय कब होता है, जब उस भोजन के अंदर आकर पित्तरस आकर जब मिलता है तो उस भोजन की अम्लता समाप्त हो जाती है, अम्लता समाप्त हो जाती है और वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है। ठीक है, फिर है कि पित्तरस भोजन को जीवाणुओं से सड़ने से बचाता है। यानी जब इसकी प्रकृति क्षारीय होती है तो जब भोजन के अंदर पित्तरस आकर मिल जाता है तो इसकी उपस्थिति के कारण जीवाणु हैं वो भोजन को सड़ने से बचा लेते हैं। इसको भोजन को एक तरीके से कह सकते हैं कि जीवाणुओं के संक्रमण से जो भोजन सड़ सकता था उसको ये पित्तरस है वो सड़ने से बचा लेता है। तो मुख्य रूप से पित्तरस यही है कि भाई इसकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से पित्त लवण होते हैं और पित्त वर्णक होते हैं। पित्त लवणों की यदि हम बात करें तो पित्त लवणों के रूप में क्या क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और ग्लाइकोकोलेट होता है। ठीक है, एक और होता है टार्कोकोलेट, वो भी लिख सकते हो आप, टार्कोकोलेट। ये तो होते हैं आपके पित्त लवण होते हैं। पित्त वर्णक की बात करें तो बिलीरुबिन होता है और एक बिलीवर्डिन होता है। बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का जो निर्माण है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। यानी जब हीमोग्लोबिन विखंडित होता है तभी इस बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है। इसका जो काम है पित्तरस का वो है वसा का पाचन करना और वसा का पायसीकरण करना, और ये भोजन की अम्लता को समाप्त करता है। यानी अम्लीय भोजन को किस में देता है, क्षारीय प्रकृति का ये बना देता है। अगला इसका काम है ग्लाइकोजेनेसिस। यकृत का काम चल रहा है ये ग्लाइकोजेनेसिस, यकृत का ही काम है ये ग्लाइकोजेनेसिस। पहला हमने पढ़ लिया पित्तरस का निर्माण, दूसरा है ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। रक्त में जितनी ग्लूकोज की मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा यदि ग्लूकोज की मात्रा हो जाती है रक्त में तो यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज क्या करेगा, यकृत अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है।
ठीक, क्या है कि भाई यदि ग्लूकोज की मात्रा, अब जब हम जानते हैं ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज। तो ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई मान लीजिए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यकृत क्या करेगा, उस ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा है, एक्स्ट्रा जो उसकी मात्रा है, उस अतिरिक्त मात्रा को ग्लूकोज किसमें, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, परिवर्तित कर देगा। इसका अब क्या हुआ, जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया गया तो ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई, है ना, जो अधिक मात्रा थी अब वापस क्या हो गई, घट गई। तो इस क्रिया को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। ठीक है, जब ग्लूकोज किसमें बदल जाए, ग्लाइकोजन में। ये ग्लूकोज है, ग्लाइकोजिनेसिस की क्रिया होगी, ग्लाइकोजिनेसिस की क्रिया होगी और ग्लूकोज किससे बदल जाएगा, ग्लाइकोन में, सॉरी ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन। तो जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो यह क्रिया ग्लाइकोजिनेसिस कहलाती है। ठीक, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। तीसरी बात, तीसरा इसका जो कार्य है वो है इसी से मिलता जुलता, ग्लाइकोजिनेलाइसिस। देखो ये तो था ग्लाइकोजिनेसिस, ध्यान रखना, शब्दों का ध्यान रखना, ये तो था सेकंड नंबर ग्लाइकोजिनेसिस। जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है तो यकृत उसे ग्लाइकोजन में चेंज कर लेता है। तीसरा है इसका कार्य ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ये था ग्लाइकोजिनेसिस, ये है जिनेलाइसिस, यहां पर लाई और लग गया, ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ये क्या करता है, देखो जब ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जब ग्लूकोज की मात्रा शरीर में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब यकृत संग्रहित ग्लाइकोजन को, संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस क्रिया को ग्लाइकोजिनेलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोजिनेलाइसिस कहते हैं। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर तो था ग्लाइकोजिनेसिस में हमने देखा ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा थी तो उसको कम कर दिया, ग्लाइकोजन में बदल दिया, मात्रा कम हो गई। अब ग्लाइकोजिनेलाइसिस में इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। कब, इस बार क्या हो रही है, ग्लूकोज की जो मात्रा है वो शरीर में क्या हो गई, कम हो गई। जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो जो ग्लाइकोजन बना हुआ है, जो कि हमने जब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई थी तब हमने उसको ग्लाइकोजन में इसको बदल दिया था यकृत ने, तो अब यकृत वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल तो सकता है ना, क्यों, क्योंकि अब शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो अब वो क्या करेगा यकृत, तो यकृत अब जो ग्लाइकोजन बनाया था, उसने ग्लूकोज से ही बनाया था ग्लाइकोजन को, उस ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर बदल देगा। कब, जब शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए। जब ज्यादा थी तब तो उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल दिया, लेकिन अब अभी यहां पर देखो, यहां पर आवश्यकता नहीं है ग्लूकोज की, यहां तो कुछ जितनी मात्रा है उससे भी ज्यादा है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है, तब तो उसको कन्वर्ट कर दिया ग्लाइकोजन में। लेकिन यहां पर अब उल्टा हो गया, अब यहां पर बॉडी के अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है, तो जो ग्लाइकोजन बना हुआ था उस ग्लाइकोजन को वापस किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ग्लूकोज के अंदर
बदल दिया गया और यह क्रिया ग्लाइकोजेनेलाइसिस कहलाती है। तो ये जो ग्लाइकोजेनेलाइसिस है इसके बिल्कुल क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ग्लाइकोजन किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में। किस क्रिया द्वारा, ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ठीक है, तो ये दो काम हमने और देख लिए। पहला तो था आपके पित्त लवण पित्तरस का निर्माण, और दूसरा था आपके ग्लाइकोजेनेसिस, और तीसरा है ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदल रहा है, ग्लाइकोजेनेलाइसिस में इसका विपरीत हो रहा है, ग्लाइकोजन अब ग्लूकोज में बदल रहा है। तो चौथा काम ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या हो रहा है कि जब यकृत कोशिकाएं वसीय अम्ल या अमीनो अम्लों द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण करती हैं, तो इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। यानी यकृत कोशिकाएं वसीय अम्ल या अमीनो अम्ल, यकृत कोशिकाएं इनको किसमें बदल दे, ग्लूकोज में, है ना, ग्लूकोज में बदल दे, तो इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या हो गया कि जब यकृत कोशिकाएं, देखो पहले में ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल रहा था, दूसरा था ग्लाइकोजेनेलाइसिस, ग्लाइकोजन किसमें बदल रहा था, ग्लूकोज के अंदर। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या है कि जो यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो आपके वसीय अम्लों या अमीनो अम्लों को किसमें का जो संश्लेषण है, जब यकृत कोशिकाएं, आप कह सकते हो यकृत कोशिकाएं वसीय अम्लों और अमीनो अम्लों का जो संश्लेषण है वो किस रूप में कर दे, ग्लूकोज के रूप में कर दे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस क्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। 3 काम हो गए, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, नाम याद रह जाएंगे ना, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेलाइसिस, तीसरा था ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो रहा था, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है,
ग्लाइकोजिनेलाइसिस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल रहा है। ग्लूकोनियोजिनेसिस में आपके वसीय अम्ल या वसीय अम्ल हो गया या क्या हो गया आपके अमीनो अम्ल, इनका संश्लेषण हो रहा है किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ग्लूकोनियोजिनेसिस, ये सब के सब काम होते हैं पित्त के, सॉरी यकृत के। 4 काम पढ़ लिए हमने। अब 5वां एक काम और देखो आप कि यकृत यूरिया का संश्लेषण करता है। यूरिया का संश्लेषण भी कौन करता है? यकृत ही करता है। 6ठा काम देखिए, यकृत द्वारा हिपेरिन नामक पदार्थ बनाया जाता है। हिपेरिन का निर्माण यकृत के द्वारा ही होता है। ये हिपेरिन क्या करता है? जो हमारी वाहिनियों में जो हमारा रक्त चलता है, रक्त बहता है, तो उन वाहिनियों में रक्त को जमने से बचाने का काम ये हिपेरिन ही करता है ना। जो रक्त बह रहा है हमारी वाहिनिकाओं में या वाहिनियों के अंदर, उस रक्त को कहीं ये बहता बहता जम ना जाए, रुक ना जाए, तो ये हिपेरिन इसका काम करता है। तो हिपेरिन क्या करता है? हिपेरिन रुधिर वाहिनियों में बहने वाले रुधिर को जमने से बचाता है। जमने से बचाता है। 7वां काम देखिए, यकृत का और क्या काम है कि यकृत जब चोट लग जाती है तो प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन का जो निर्माण होता है वो भी किसके द्वारा होता है? यकृत के द्वारा ही होता है ना। चोट लगने पर प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का निर्माण, तो हम कह सकते हैं कि जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, क्योंकि ये रक्त का थक्का ही बनाते हैं ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। रक्त का थक्का जमाने में सहायक कौन? यकृत। इसके अलावा एक और काम देख लो यकृत का, कि जो भ्रूणीय अवस्था होती है ना, भ्रूणीय अवस्था में यकृत क्या करेगा? रुधिर उत्पादक अंग होता है। कब? भ्रूणीय अवस्था के अंदर। भ्रूणीय अवस्था में यकृत रुधिर उत्पादक अंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से यकृत के कार्य हमने पढ़े, है ना। एक तो सबसे पहला है पित्तरस का निर्माण करना। पित्तरस क्षारीय प्रकृति का होता है, पित्त वर्णक और पित्त लवण से मिलकर बनता है। पित्त वर्णक के रूप में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है। पित्त लवण के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, है ना, और ग्लाइकोकोलेट, टार्कोलेट, ये लवण के रूप में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये भोजन की अम्लता को समाप्त करके भोजन को क्षारीय बनाता है ना, पित्तरस। इसके साथ साथ ये जीवाणु द्वारा भोजन को सड़ने से बचाता है। वसा का पाचन करता है, वसा का पाचीकरण इसके द्वारा पित्तरस के द्वारा किया जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा
फिर हमने पढ़ा ग्लाइकोजेनेसिस, जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना, यकृत के द्वारा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस से। फिर दूसरा कार्य हमने पढ़ा था इसके आगे, ग्लाइकोजिनेलाइसिस, जब ग्लूकोज की मात्रा शरीर में कम हो जाती है तो उस कमी की पूर्ति करने के लिए जो संग्रहित ग्लाइकोजन है उसको वापस किसमें, ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, वो भी यकृत के द्वारा बदला जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनेलाइसिस से। फिर हमने अगला कार्य हमने पढ़ा था ग्लूकोनियोजेनेसिस, ध्यान रखना। अब इस बार वाला कौन सा है, पहले वाले तो ग्लाइको थे, अब है ग्लूकोनियोजेनेसिस से, यानी जब यकृत कोशिकाओं के द्वारा वसीय अम्ल और आपके अमीनो अम्लों के द्वारा ग्लूकोज का संश्लेषण किया जाता है, तो इस क्रिया को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। फिर हमने क्या देखा है कि यकृत के द्वारा यूरिया का संश्लेषण किया जाता है, यूरिया का निर्माण किया जाता है। फिर हमने देखा है कि हिपेरिन जो नामक पदार्थ होता है उसका निर्माण है यकृत के द्वारा किया जाता है, और हिपेरिन करता क्या है कि रुधिर वाहिनियों में जो रुधिर बह रहा है उसको जमने से रोकता है। इसके अलावा रक्त का थक्का जमाने में भी सहायक है, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन का उत्पादन किया जाता है। और अंत में हमने पढ़ा है कि कि जब भ्रूणीय अवस्था होती है, जब भ्रूणीय अवस्था में होता है कोई जीव, उस समय रुधिर का जो उत्पादन होता है वो यकृत के द्वारा ही किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपके यकृत के कार्य थे। अब आगे देखिए आप, अग्नाशय है ना, यकृत के बारे में हमने देख लिया। अगली पाचक ग्रंथियां हैं आपके अग्नाशय। तो लार हमने पढ़ ली, यकृत हमने पढ़ ली। अब तीसरा नंबर पर आता है आपके अग्नाशय ग्रंथि। देखो, यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत, है ना। हमने यकृत में पढ़ा था कि भाई शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। और सेकंड नंबर पर किसका नंबर आता है, अग्नाशय का। तो ये ध्यान रखना आप, पहले नंबर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और उससे छोटी ये दूसरे नंबर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपके अग्नाशय। अब अग्नाशय के बारे में देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि अग्नाशय एक अनियमित आकार की मिश्रित ग्रंथि है। अनियमित आकार की क्या है, मिश्रित ग्रंथि होती है। अब यहां पर आया भाई आप मिश्रित का मतलब क्या है, कोई दो चीज इसके अंदर मिली हुई है, मिश्रित ग्रंथि है। ये ग्रंथि एक तो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों रूपों में पाई जाती है, दोनों रूपों में पाई जाती है। अतः इसे क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, वो एक मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि क्यों है, क्योंकि ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार से ये ग्रंथि है, वो ये जो अग्नाशय ग्रंथि ये कार्य करती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक, अब इस ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। पहला है एसिनाई। अब हमने बात की, यहां पर देखो, हमने देखा है कि जो अग्नाशय ग्रंथि है वो बहिस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। तो यह
ग्रंथि का बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह है। बहिस्रावी कोशिकाओं का क्या है? समूह है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो एसिनाई है ये बहिस्रावी कोशिकाओं का क्या है? समूह है। कि इसके अंदर हमने देखा ना, यहां पर ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। तो इस एसिनाई समूह के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी? बहिस्रावी कोशिकाओं के समूह के रूप में रहती है। और ये क्या कहलाती है? एसिनाई। ये समूह क्या कहलाता है? एसिनाई। या आप कह सकते हो बहिस्रावी कोशिकाओं का जो पूरा का पूरा जो समूह है ना, वो एसिनाई कहलाता है। तो एसिनाई क्या होगा? ये ग्रंथि का बहिस्रावी कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है। इसके द्वारा अग्नाशयी रस का निर्माण किया जाता है। अग्नाशयी रस का निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? एसिनाई कोशिकाओं के समूह के द्वारा अग्नाशयी रस का निर्माण किया जाता है। अब इसी का दूसरा रूप है। एक कोशिकाओं का समूह तो हो गया, क्या हो गया? एसिनाई। और दूसरा होता है लैंगर हैंस द्वीप की कोशिकाएं। लैंगर हैंस द्वीप की कोशिकाएं। तो ये क्या होता है? देखो, लैंगर हैंस द्वीप की कोशिकाएं, लैंगर हैंस द्वीप की जो कोशिकाएं हैं अंतःस्रावी प्रकार की होती हैं। देखो, एसिनाई कोशिकाओं का जो समूह था वो तो बहिस्रावी था, तभी तो इसका नाम मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि इसमें बहिस्रावी प्रकार की कोशिकाएं भी है और अंतःस्रावी प्रकार की कोशिकाएं भी है। तो ये जो लैंगर द्वीप की कोशिकाएं वो किस प्रकार की हो गई? अंतःस्रावी प्रकार की होती हैं। और ये कोशिकाएं एसिनाई के मध्य कहीं कहीं पर उपस्थित होती हैं, है ना, द्वीप के रूप में। जैसे मान लो द्वीप होता है ना, चारों तरफ पानी, ये मान लो समुद्र है, पानी है, और यहाँ पर कोई एक द्वीप, ये भूखंड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। उसी प्रकार ये एसिनाई समूह के बीच में कहीं कहीं पर ये क्या होते हैं? बीच बीच में ये इसे उपस्थित होते हैं, इसलिए इनको द्वीपिका या द्वीप कहते हैं। अच्छा, लैंगर हैंस में 3 प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। 3 प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। पहला है अल्फा कोशिकाएं। अल्फा कोशिकाएं, इन कोशिकाओं द्वारा देखो, इन ग्लूकोगोन कह दो या ग्लाइकोगोन का स्त्रावण किया जाता है। यानी इनके द्वारा, जो अल्फा कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा ग्लूकोगोन का स्राव किया जाता है, इसको छोड़ा जाता है। एक दूसरी 3 प्रकार की कोशिकाओं के समूह होते हैं। अल्फा कोशिकाएं, उसके बाद में बीटा कोशिकाएं। इन कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन, किसका? इंसुलिन का स्त्राव किया जाता है। और तीसरी और अंतिम कोशिकाओं का समूह होता है गामा। इसको इस प्रकार लिखते हैं, गामा कोशिकाएं। तो इन गामा कोशिकाओं से क्या होता है? इन कोशिकाओं द्वारा सोमेटोस्टेटिन
स्टेमिन, सॉरी स्टेटिन नहीं, स्टेमिन, सोमेटोस्टेमिन, गैस्ट्रिन आदि का स्राव किया जाता है ना। तो इस प्रकार जो अग्नाशय ग्रंथि है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। यदि हम बहिःस्रावी कोशिकाओं समूह की बात करें तो उसे हम एसिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? एसिनाई कहते हैं। और एसिनाई के द्वारा क्या किया जाता है? एसिनाई के द्वारा अग्नाशयी रस का निर्माण किया जाता है। फिर है दूसरा आता है, हमने देखा है लैंगरहैंस द्वीप की कोशिकाएं। लैंगरहैंस द्वीप की जो कोशिकाएं हैं ये क्या होती है? एसिनाई कोशिकाओं के मध्य कहीं कहीं पर ये उपस्थित होती हैं, ठीक है। और इसमें 3 प्रकार की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। और ये लैंगरहैंस द्वीप की जो कोशिकाएं हैं वो अंत्यस्रावी प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार के कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। पहला समूह है अल्फा कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के द्वारा क्या है? ग्लूकागोन का स्राव, ग्लाइकोन का स्त्रावण किया जाता है। फिर है बीटा कोशिकाएं, इनके द्वारा इंसुलिन का स्राव किया जाता है। और तीसरी प्रकार के जो कोशिका समूह है वो होती है गामा कोशिकाएं, इनके द्वारा सोमेटोस्टेमिन और गैस्ट्रिन का स्राव किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना है, कल फिर इसके आगे हम देखेंगे। तब तक धन्यवाद।